हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार प्रेरणादायक वीडियो लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि कृपया समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा यह वीडियो स्टीव जॉब्स की स्पीच के विषय में है। यह स्पीच स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 12 जून 2005 को दी थी। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच स्टे हंग्री स्टे फूलिश बहुत ही प्रभावशाली है, जिसने मेरे जीवन को वास्तविक रूप से प्रभावित किया है। जब भी मैं अंदर से अपने आप को विचलित पाता हूँ तो पुनः उनके स्पीच को एक बार अवश्य सुन लेता हूँ, जिससे मुझे अपना विजन हद तक स्पष्ट हो जाता है। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपकी अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भर देगी। एक बार आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस स्पीच को एक बार अवश्य सुने। यहाँ तक कि संदीप महेश्वरी सर ने भी अपने एक सेरेमनी में लोगों से यह स्पीच सुनने के लिए आग्रह किया था। एप्पल कंपनी के CEO फाउंडर रह चुके स्टीव जॉब्स, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड लीडर थे, जिनको USA में बिजनेस मैग्नेट के नाम से जाना जाता था। स्टीव जॉब्स ने जो चीजें अपनी 50 साल की लाइफ में सीखी है, उन्हें इस स्पीच के माध्यम से सिर्फ 15 मिनट में शेयर किया है। स्टीव जॉब्स ने अपना स्पीच इंग्लिश भाषा में दिया है, पर मैं आपको अपनी मातृभाषा हिंदी में अनुवाद करके शेयर करने वाला हूं, जिससे कोई भी इंसान लैंग्वेज बैरियर की वजह से इस स्पीच को सुनने में रुकावट का शिकार न हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में स्पीच तो स्टीव जॉब्स की होगी, पर आवाज मैं देने वाला हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मेरे YouTube चैनल विजय प्रयागी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स के भाषण के साथ। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतनी समय पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं, बहुत अधिक नहीं, केवल 3 कहानियां। हमारी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने से 6 महीने के अंदर ही मैंने कॉलेज छोड़ दी, लेकिन मैं उसके अंदर 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी। इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट है मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सिर्फ था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और बोला कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उन्हें गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मुझे जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्टेशन पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गई। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज को चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास से माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इसमें मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और विचार किया कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट के ही क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था और प्रत्येक रविवार को रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन भरपेट खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने जो भी अपने जीवन में अपनी जिज्ञासा और अनुमान की वजह से किया है, वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। शायद उस समय रेड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने निर्णय लिया कि कैलीग्राफ की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा भी। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप के सेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाता है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय कोई भी ऐसा विचार नहीं था कि मैं इन सब चीजों का प्रयोग अपने जीवन में करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैसेज कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह खूबसूरत
खूबसूरत टोपोग्राफी विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर मंच। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफ में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्प्रेड फॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडोज और मैक कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अगर मैंने ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफ की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो नहीं होते। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी न किसी पर विश्वास करना होगा, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म पर, किसी न किसी चीज पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की बात सुनने की हिम्मत देगा उस समय जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी जो कि लव और लॉस के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज से प्यार करता था वह मुझे बहुत जल्दी ही मिल गई थी, वॉच, और मैंने अपने पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत किया था। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले हमारी बेहतरीन रचना मैसेज स्टोर रिलीज की और मैं 30 का हो गया और मुझे कंपनी से ही निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो हमारे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक प्रकार से रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद हो गया। यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका ही साथ दिया। इस प्रकार मुझे 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बस यही लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने पहले पीढ़ी को उद्योग से नीचा दिखाया है। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नाइसी से मिला और ये सब कुछ हो जाने पर उनसे माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने को भी सोच ली थी, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने फिर से एक बार शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह नहीं देख पाया था कि किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने पर इससे अच्छा मेरे साथ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 साल में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सल शुरू की और इसी दौरान एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड टॉय स्टोरी बनाई। इस समय यह विश्व की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीकी का उपयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, आपको जानना होगा। जितना आप अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही अपने काम को जानना जरूरी है और खोजना जरूरी है जिससे आप सच में प्यार करते हैं और एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कथन पढ़ा था जो कि कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन जैसे जिए कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखा है और स्वयं को एक सवाल किया है कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो सब करता जो आज मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तो सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर
सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चले कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी अग्नाशय क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया था कि मुझे एक ऐसा कैंसर है कि जिसका उपचार असंभव है। अब मेरा जीवन 3 से 6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में था कि आप बहुत जल्दी तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से बात जो अगले 10 साल में करने वाले थे वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते से पेट को होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई के साथ ट्यूमर से ये कुछ सेल्स को निकाला गया। तो मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिव कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब ठीक भी हूँ। मृत्यु के इतने पास सबसे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशक तक पहुंचूंगी। ये सब देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी है लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए को रास्ता खोलती है। और इस समय आप नए हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए आप इसे किसी और की जिंदगी में व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों को, अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो और अन्य सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी का बाइबल में से एक था। इससे स्टेवर्ट ब्रांड के नाम से एक व्यक्ति जो मेलन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, उन्होंने इसने अपना काव्यात्मक स्पर्श देकर ही बहुत जीवित बना दिया था। ये 60 की दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पर मिक्सिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची टाइपराइटरों, कैंची और पोलराइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल का एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टेवर्ट और उनके टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक संस्करण निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण निकाला। यह 70 के दशक के मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। इस अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातः काल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे यदि आप रोमांचित होते हैं तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे, और उस चित्र में नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश। यह उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइन अप किया, तो स्टे हंग्री स्टे फूलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है, और जब आप भी सभी ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपके लिए भी यही विश करूंगा, स्टे हंग्री स्टे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज के दिन आपने भी सीखा है कुछ भी नया? क्या डेवलप कर रहे हैं कोई नई स्किल? यदि उत्तर हाँ तो आप सही दिशा में हैं, यदि नहीं तो आज ही शुरुआत कर दीजिए। स्टीव जॉब्स स्पीच इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पर आधारित भाषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदी का सम्मान करें, हिंदी बोलने पर गर्व करें। चैनल पर नई हो तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।